होंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया आपस में टकराएगी। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या आपने कभी सोचे कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से दुनिया के तमाम मुल्क आमने सामने एक बार फिर से हो जाएंगे? आपको लग रहा होगा कि रूस यूक्रेन जंग चल रही है, इजराइल हमास की जंग चल रही है, ईरान के साथ अमेरिका का तनाव चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया में आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैसे वैसे पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं। धरती के नीचे का जो पानी है वो कम हो रहा है, और अगर पानी नहीं होगा तो इंसान जिएगा कैसे? और क्या इसी पानी को हासिल करने के लिए दुनिया के कई बड़े देशों ने प्लानिंग शुरू कर दी है। इसको आज हम डिकोड करेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बात पानी की नहीं, बात एनर्जी की भी है, ऊर्जा की भी है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध ऊर्जा की वजह से नहीं हुआ? क्या इस वक्त साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रही है, क्या वो ऊर्जा की वजह से नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट में चीन जो अपने पैर पसार रहा है, अमेरिका जो वहां पर मौजूद है, क्या वो ऊर्जा की वजह से नहीं है? एनर्जी सबको चाहिए। एक और पॉइंट जो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा, इसको भी आज डिकोड किया जाएगा। लेकिन जिस वक्त बात हम ऊर्जा और पानी की करेंगे, उसी बीच खबर यह भी है कि इजराइल हमास के बीच 6 हफ्ते का सीज फायर हो सकता है। इससे क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसे समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत फिलहाल बड़ी खबर के साथ। पानी और ऊर्जा को लेकर होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। दुनिया में पीने के पानी की लगातार हो रही कमी, ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा जमाना चाहती है दुनिया। भारत की नदियों का रुख मोड़ना चाहता है चीन। यह बड़ा अहम पॉइंट है। पानी और ऊर्जा को लेकर होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। की नदियों का रुख मोड़ना चाहता है चीन। बड़ी खबर, पानी और ऊर्जा को लेकर क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? दुनिया में पीने के पानी की लगातार हो रही कमी, ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा जमाना चाहती है दुनिया। भारत की नदियों का रुख मोड़ना चाहता है चीन। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पानी को लेकर तनाव, कौन कौन से देश हैं जिनके बीच पानी को लेकर टेंशन चल रही है? देखिए आप, पाकिस्तान तालिबान के बीच पानी का विवाद है और इसको लेकर झड़पें भी हुई हैं। पाकिस्तान ईरान के बीच भी पानी को लेकर विवाद है। भारत और चीन के बीच भी पानी को लेकर विवाद है। मिस्र और इथोपिया के बीच भी यह विवाद है। इजराइल जॉर्डन के बीच भी पानी को लेकर विवाद है। चीन वियतनाम के बीच और तमाम आगे जो देश हैं, लाओस जैसे देश, उनके साथ भी पानी को लेकर विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो भी पानी को लेकर विवाद है। अब एक पहलू और दिखाता हूं, क्योंकि चीन की बात मैंने की, तो चीन भारत आ रही नदियों का या चीन से जा रही नदियों का रुख मोड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चीन मोड़ना चाहता है, कई बांध इसके ऊपर बना चुका है। यारलुंग नदी का पानी दूसरी तरफ मोड़ देगा, जिसे यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में कहें या चीन में कहें, यारलुंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से, वो पूरी तरह से सूख चुकी है और चीन को चाहिए पानी इस नदी के लिए, ताकि बीजिंग से तमाम शहर जो हैं प्यासे ना मरे। इस कारण वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ देना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा कि इसका असर जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट और पूरे बांग्लादेश पर पड़ेगा। ये मेकांग रिवर पर चीन बना रहा कई बांध, और वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम,
ये तमाम वो कंट्रीज हैं जिसके ऊपर असर पड़ेगा अगर मैकोंग रिवर के ऊपर चीन जो बांध बना रहा है, पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईंधन पर मैं आगे बात करता हूं। मुझे लगता है कि पहले जो ये पानी है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग कई ऐसे देश हैं, खासकर एशिया में और अफ्रीका में, जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने की पानी की बहुत कमी आने वाले वक्त में होगी। जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर नहीं होंगे तो पानी कहां से आएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनको समझना होगा, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। दो खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले शुक्रिया सर। कर्नल जे.एस. सोडी सर हैं। जय हिंद सर, आपको भी शुक्रिया, आपने समय दिया। सोडी सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल राजन कोचर सर मैं आपके साथ करूंगा। दो अहम पॉइंट आज मैं लेकर आया हूं, एक पानी का और दूसरा ऊर्जा का। कहती है दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, कई कहते हैं कि शुरुआत हो चुकी है रूस यूक्रेन युद्ध से। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल हमास जंग जो है या ईरान जो है वो फ्यूल डाल रहा है, लेकिन सच्चाई एक अलग है सर। पानी को लेकर जैसे मैंने तमाम एग्जाम्पल भी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिए हैं, मारामारी शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे मुझे लगता है तापमान बढ़ेगा, क्या वाकई में पानी को लेकर घमासान और तेज होगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज आपने अपने चैनल में रेज किया है, और ये है जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और इसमें पानी एक बहुत अहम हिस्सा है इसका, और ऑफ कोर्स गैस और ऑयल और एनर्जी की भी बात हम करेंगे बाद में। पानी का आप देख सकते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो पाकिस्तान के साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी, और भारत, आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में इंडस वाटर से ज्यादा पानी जाता है और भारत पे कम आता है। सुलझा सकता है, वो दो नोबेल पुरस्कार का हकदार होगा, एक शांति के लिए, दूसरा विज्ञान के लिए। और कुछ साल पहले ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक विख्यात यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें वो उन्होंने एनालिसिस निकाले। पहला उन्होंने कहा कि दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी युद्ध नहीं हुआ है पानी के ऊपर, और दूसरा उन्होंने कहा कि 1945 से 1999 तक का जो उन्होंने समय स्टडी किया डिटेल में, उसमें उन्होंने देखा कि अगर लड़ाइयां हुई हैं पानी पे, वो झड़पें हुई हैं जो एक दिन चली है, जैसे ईरान और अफगानिस्तान की। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, कोऑपरेशन पानी के मामले में ज्यादा हुआ है इन द रेशो 2:1। अभी जहां तक चीन की बात है, 1950 से लेकर आज तक चीन ने 22,000 बांध बनाए हैं, 15 मीटर से ऊंचे। 15 मीटर से ऊंचे बांध को मेजर डैम कहा जाता है, यानी कि चीन ने 1950 से लेकर आज तक 7.5 दिन में एक बांध बनाया है। क्योंकि चीन के अंदर तिब्बत है, तिब्बत का जो डायमेंशन है वो 1000 किलोमीटर बाय 2500 किलोमीटर, और एशिया की 14 जो मेजर पानी की नदियां हैं वो तिब्बत प्लेटू में से गुजरती हैं। तभी तिब्बत को एशिया का वाटर टैंक भी कहा जाता है। और चीन का तो ऑब्वियसली पूरा कंट्रोल है ही है, और ये जिस रेट से डैम बना रहा है ये पानी को कंट्रोल करना चाहता है। ये बाकी देशों के लिए समस्या की बात है, चाहे वियतनाम हो चाहे भारत हो, लेकिन मेरे अनुमान में कभी भी पानी के ऊपर युद्ध नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो भी युद्ध हुए हैं दुनिया में वो 4 कारणों से हुए हैं। पहला गैस जी, दूसरा तेल, तीसरा आर्म्स लॉबी, और चौथा जमीन के ऊपर। तो मेरी राय में पानी के ऊपर तनाव बढ़ता रहेगा, लेकिन युद्ध की स्थिति कभी नहीं आई। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल राजन सर, इसे कैसे हम डिफाइन करें? ये जो एनर्जी को लेकर जंग है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने साउथ चाइना सी का एक उदाहरण दिया, ईस्ट चाइना सी को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, लाल सागर रेड सी को भी हम उसमें देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त गेम चल रहा है, चाहे उसमें रूस इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व हो या अमेरिका, उसके पीछे कहीं ना कहीं
मकसद साफ है, एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। सर राजेश जी, एनर्जी तो नो डाउट एक बहुत बड़ा एक कारण रहा है मॉडर्न टाइम्स के युग के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मशीनें बनती गई वैसे वैसे तेल की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, और ये रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं लगता कि कभी कम होगी, जितने भी ग्रीन व्हीकल्स आ जाएं, लेकिन तेल की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब 1991 में इराक ने कुवैत पे हमला किया, और उसका कारण सिर्फ तेल था। तो तेल तो हर मेजर देश कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जिसके पास तेल है उसके लिए चीजें भी आसान हो जाती हैं और अपने नागरिकों को एक वो सस्ती और अच्छी जिंदगी भी दे सकता है। इजराइल को सपोर्ट करने का अमेरिका का एक मुख्य कारण यह भी है कि अमेरिका का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। आज पानी और एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में दुनिया पानी और एनर्जी पर काबू करने के लिए, ऊर्जा पर काबू करने के लिए आपस में लड़ सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिस कारण दो देशों के बीच एनर्जी को लेकर, पानी को लेकर झड़पें हुई हैं। लेकिन क्या दुनिया इस मुद्दे पर जंग की कगार पे पहुंच सकती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार पिछले 24 मिनट से जारी है। सीधा हम मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास चल रहे हैं। सर, मैं समझना चाहूंगा, ऊर्जा को लेकर हमने झड़पें दो देशों के अंदर देखी हैं, और जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर मैं देख रहा हूं चीन बहुत ज्यादा एक्टिव है, ईस्ट चाइना सी में भी वो एक्टिव है, पानी के नीचे वो एनर्जी के रिसोर्सेज खोज रहा है, वो दूसरे देशों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर भी खोज रहा है। मिडिल ईस्ट में भी कुछ हम वैसा ही देख रहे हैं। क्या ये एक नए संकट के आहट है, अलार्मिंग पॉइंट है ये एनर्जी को लेकर? राजेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी है कि इसका हम पर्सपेक्टिव अच्छी तरीके से समझे। सबसे पहले एनर्जी सेंट्रिक वर्ल्ड है आज। जो ऑयल और गैस को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम इसको आगे लेके चले इस आर्गुमेंट को, तो हम देखेंगे कि 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर, 1990 से 1991 तक गल्फ वॉर, और आप जितने ये मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप्स, मैं आईएसआईएस की बात करता हूं, सीरिया में जी, जहां पर भी ऑयल प्रोड्यूस होता है वो एरियाज आईएसआईएस कंट्रोल कर रहा है आज। नॉर्दर्न इराक में और वेस्टर्न इराक में जहां पे ऑयल प्रोड्यूस होता है कुछ एरियाज में आईएसआईएस का कंट्रोल है। इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी समझ लिया है कि पैसा कहां से आप अपनी टेररिज्म के लिए आप कहां से पैसा ले सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं आज जो फोकस पॉइंट है। एक है इराक, दूसरा है सीरिया जी, तीसरा है सऊदी अरेबिया, चौथा है ईरान, पांचवा है नाइजीरिया, साउथ सूडान को हम नहीं भूल सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी आज जो लड़ाई चल रही है वो ऑयल और गैस की लड़ाई है, और वियतनाम और फिलीपाइंस साउथ चाइना सी में। ये अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने अपना एक डीप वाटर रिगिंग वेसल HD 981 वियतनाम के पानी में लगा रखा है, और वो वियतनाम की शिप्स को उसके पास नहीं आने दे रहा है। ये एक दादागिरी मैं बोलता हूं, और ये टोटली एनर्जी रिलेटेड है। और अभी साउथ सूडान, ये एशिया में भी है और अफ्रीका में भी तमाम कंट्रीज अपना इफेक्ट कर रहे हैं कि उनको चाहिए, सबको पता है कि उनको तेल चाहिए और उन्हें गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर सर इजराइल से जुड़ी हुई भी है। मैं
चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक बड़ी अहम खबर आई है। जल्दी से बड़ी खबर हम आपको दिखा दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। गजा में किसी भी वक्त हो सकता है सीज फायर, बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका बोला इजराइल 6 हफ्ते हमले नहीं करेगा। सीज फायर की शर्तों पर विचार कर रहा है हमास। इजराइल हमास जंग में 30,000 लोगों की मौत। बड़ी खबर आपको बता दें, गजा में किसी भी वक्त हो सकता है सीज फायर। अमेरिका बोला इजराइल 6 हफ्ते हमला नहीं करेगा। सीज फायर की शर्तों पर विचार कर रहा है हमास। इजराइल हमास जंग में 30,000 लोगों की मौत। गजा में किसी भी वक्त हो सकता है सीज फायर। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला, जंग में अभी तक 30,000 लोगों की मौत की खबर। पहली बार 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। 134 बंधकों को हमास छोड़ेगा या उसको छोड़ना होगा। नेक्स्ट, दस फिलिस्तीनियों के बदले एक इजरायली छोड़ा जाएगा। हर तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस अब बंद रहेंगे। नॉर्थ गजा में आम लोग अपने घर लौट सकेंगे, युवाओं को छोड़कर। गजा में रोज 500 ट्रक एंट्री करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बातें जो हैं वो शामिल हैं सीज फायर के लिए। लेकिन कर्नल जे सोडी सर, अमेरिका कह रहा है कि 6 हफ्ते तक इजराइल जो है वो गजा पर अटैक नहीं करेगा। मेरा पॉइंट ये कि जंग तो इजराइल और हमास के बीच चल रही है, लेकिन सीज फायर की पहल अक्सर अमेरिका करता है। सर राजेश जी, जब से हमास ने इजराइल पे हमला बोला पिछले साल 7 अक्टूबर को, तब से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल को नसीहत देते आए हैं कि इस जंग को छोटा करो, जल्दी खत्म करो, अन्यथा इजराइल के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इजराइल ने अमेरिका की एक ना मानी और शुरू में तो अमेरिका दिल खोल के मदद करता रहा, हथियार और पैसे से इजराइल की। लेकिन अभी अमेरिका की भी मदद की सीमा आ चुकी है। अमेरिका के अंदर भी प्रदर्शन शुरू हो गए कि हमारा पैसा इजराइल के ऊपर क्यों बर्बाद किया जाए। राजेश जी, 2007 से जब से हमास ने गाजा पट्टी पे शासन संभाला, तब से ये इजराइल का 5वां हमला है। और जब जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया है, हमास कुछ समय के लिए नीचे हो गया, लेकिन वापस जब उभरा है और ताकतवर होके उभरा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमास को 2007 से चीन और रूस का पूरा समर्थन है। 2007 में चीन दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनी थी और तब से उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में खुलेआम। तो ये जो नसीहत इजराइल को मिल रही है वो हम देख भी रहे हैं कि जितना ये लंबा युद्ध चल रहा है उतना इजराइल के लिए दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। जो लोग कहते थे कि ये इजराइल हमास को 10 दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में खत्म कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। 5वां महीना होने वाला है इस युद्ध को और अभी भी इजराइल को जीत नहीं मिली है। पिछले हफ्ते ही एक पेंटागन की रिपोर्ट निकली जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने सिर्फ 20% अंडरग्राउंड टनल्स को बर्बाद किया इस 5 महीने के ऑपरेशन में, और सिर्फ 3 या 4 हजार हमास के आतंकवादियों को मारा है, जबकि उनकी तादाद 40,000 के ऊपर है। तो जितना ये लंबा इजराइल युद्ध खींच रहा है उतना अपने लिए तो दिक्कत कर रहा है, उतना वो अमेरिका के लिए भी दिक्कत कर रहा है। इसलिए अमेरिका एक अहम भूमिका निभा रहा है कि ये सीज फायर हो और ये युद्ध खत्म हो। क्योंकि एक और कारण ये है कि नवंबर में अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी रेटिंग सबसे कम है, क्योंकि उन्होंने इतने बोलेगा कि जब तक इन सबका खात्मा नहीं होगा हम लोग कभी भी सिक्योर नहीं होंगे। और इस माइंडसेट से इजराइल निकला है इस लड़ाई में, और इस माइंडसेट से इजराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि आज हम सीजफायर पे एग्री करेंगे, पर हम इस लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। सीज फायर के बाद भी लड़ाई जारी होगी जब तक हम हमास का खात्मा नहीं करेंगे। तो अगर वो इस माइंडसेट से चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस लड़ाई को आगे रोकना। ठीक है, कल जय सोडी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। कल सोडी सर, मेरा एक आखिरी पॉइंट जो मुझे समझना था, क्या 30-32 हजार लोगों को खोने के बाद हमास या फिलिस्तीन और इजरायलियों को यह समझ आ चुका होगा या आना चाहिए था
कि आपको साथ में ही रहना पड़ेगा, चाहे आप इस जंग को 1 साल लड़ो, चाहे 2 साल लड़ो, चाहे दशकों तक लड़ते रहो, लेकिन फिर भी आपको साथ में रहना पड़ेगा। तो क्यों ना 2 स्टेट थ्योरी को अमली जामा पहनाया जाए, वो वहां आराम से रहें और आप यहां पर अपने आराम से रहिए। पॉसिबिलिटी है सर कि नहीं? राजेश जी, दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका हो, भारत हो, यूनाइटेड किंगडम हो, उनके नेता एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति आनी है तो 2 नेशन सोल्यूशन होना है। लेकिन एक ही देश है जो इसके लिए तैयार नहीं है, और वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल के अंदर आज अगर बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में है तो उन्हें एक फार राइट पार्टी है, उसका सपोर्ट है, और फार राइट पार्टी ये 2 नेशन सोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अगर ये 2 नेशन सोल्यूशन नहीं होगा तो ये इजराइल के लिए दिक्कतें करता रहेगा। जैसे ऑलरेडी शुरू कर दिया, उनकी इकोनॉमी 7% कम हो गई है, उनके 5 लाख नागरिक इजराइल छोड़ के चले गए हैं। आज इजराइल